राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजस्थान में अपने उम्मीदवारों के नाम पूरी तरह से तय नहीं कर पाई है। अभी तक भाजपा की कुल मिलाकर 76 सीटें ऐसी हैं जहां उन्हें उम्मीदवार देने हैं, वहीं कांग्रेस को 105 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं। वैसे तो भाजपा की कोर कमेटी और सीईसी की बैठक हो चुकी है और उसमें नाम तय किए जा चुके हैं, लेकिन अभी सामने आना बाकी है। वहीं कांग्रेस में भी 105 जो सीटें थी उन पर स्क्रीनिंग कमेटी में एक दिन पहले चर्चा की जा चुकी है और अब आज होने वाली सीईसी में उन पर मोहर लग जाएगी। उसके बाद में नामों की सूची सामने आ सकती है। हालांकि कांग्रेस एक साथ सभी नामों की घोषणा करेगी या 5 नवंबर तक कुछ नाम रोकेंगे जहां की बहुत ज्यादा कश्मकश है, विवाद है। ऐसे में कांग्रेस की पूरी सूची तो बाद में आएगी, लेकिन एक 50-60 लोगों की सूची आज रात देर रात तक आ सकती है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह तो बात वह है कि सूचियां आनी है, लेकिन कांग्रेस में टिकट का फार्मूला क्या रहा है, इस पर बात किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत लंबे चौड़ी बातें की थी टिकट वितरण से पहले। 3 महीने पहले टिकट दे देंगे, सर्वे में जिसका नाम होगा उसे टिकट देंगे, सर्वे में जो हार रहा है उसे टिकट नहीं देंगे, पर्यवेक्षक बात करेंगे, विधानसभा वार जोनल जो पर्यवेक्षक लगाए वे बात करेंगे। कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन अंत में कहानी वहीं आई कि एक तैयार स्क्रिप्ट के तहत काम हुआ। उस तैयार स्क्रिप्ट के तहत स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हुई और उस ही चर्चा के बाद एक तय पैटर्न और तय फार्मूले के तहत सीईसी में नाम भेजे गए। उन लोगों के नाम अभी तक तय हुए। वैसे तो जो 95 उम्मीदवार अभी तक कांग्रेस ने तय करके सामने भेजे हैं, उनकी सूची देखने के बाद बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि जो स्क्रिप्ट तय की गई थी उस स्क्रिप्ट के अनुरूप ही पूरी तरह से काम हुआ है। अब वह स्क्रिप्ट क्या थी तो वह देख लीजिए कि वैसे तो जो भी प्रदेश इकाई होती है और केंद्रीय इकाई होती है, उसके बीच में सेतु का काम करने के लिए प्रभारी और सह प्रभारी लगाए जाते हैं कि वह हकीकत आला कमान तक पहुंचे, केंद्रीय समिति तक पहुंचे, जो राज्य में स्थिति होती है सरकार की, संगठन की। लेकिन अधिकांश मौकों पर देखा जाता है कि जो प्रभारी और सह प्रभारी होते हैं, सत्ता होने पर सत्ता से पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है। राजस्थान के प्रभारी जो कांग्रेस के हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, आप पहले से अंतिम दिन तक आज तक देख लीजिए कि किस तरह से वे सरकार से बुरी तरह से प्रभावित दिख रहे हैं। वहीं सह प्रभारियों के लिए कहा जाता था कि इन्हें सीधे केंद्रीय आला कमान ने अपनी आंख कान नाक बनाकर भेजा है कि क्या हो रहा है उसे सूंघिए, क्या हो रहा है उसे देखिए, क्या कहा जा रहा है उसे सुनिए और यहां बताइए। लेकिन सह प्रभारी भी कहीं ना कहीं उसी व्यवस्था में रंगे जा चुके जिसे सत्ता कहा जा सकता है, सत्ता कहा जाता है, उस व्यवस्था में सह प्रभारी भी रंगे गए हैं। अब बात आती है स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी वह महत्वपूर्ण कमेटी होती है जो यह तय करती है कि इस विधानसभा क्षेत्र से 1, 2, 3 या 4 ये व्यक्ति मुकाबले के लायक हैं, इनमें इस व्यक्ति के फला व्यक्ति के यह समीकरण है, हार जीत के दूसरे के ये हैं। यह सब कुछ स्क्रीनिंग कमेटी में तय होता है। फिर उनमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के नाम सीईसी में जाते हैं और फिर वहां पर मोहर लगती है उन उम्मीदवारों के नाम पर। लेकिन कांग्रेस में क्या यह सब कुछ कवायद हुई है? तो ऐसा लगता कहीं नहीं है, क्योंकि अब तक जो सूची सामने आई है उसमें कुल मिलाकर एक पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक तरफा चली है। और चूंकि पहली सूची में अधिकांश वर्तमान विधायक मंत्रियों की ही नाम है, लेकिन दूसरी सूची में किनके नाम होंगे तो वो भी बहुत कुछ स्पष्ट इसलिए हो जाता है कि जब कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, लंबी बात होती है, देर रात तक बात होती है और उस बातचीत के बाद में तय है कि यह बातचीत उम्मीदवारों को लेकर ही हुई होगी। यानी कि एक बहुत स्क्रिप्ट तैयार की गई बहुत बड़ी, क्योंकि 95 सीटों
होने के बाद 105 उम्मीदवारों के नामों का मामला होना था। इतना ही नहीं, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और एक विज्ञापन एजेंसी के मालिक भी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो समझ सकते हैं कि वह भी स्क्रिप्ट का एक पार्ट होता है। यानी कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब कुछ तय करके जाते हैं गौरव गोगोई के पास, वहां सब कुछ बात होती है। उसके अगले दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में जो स्क्रिप्ट तय की गई थी गौरव गोगोई के यहां बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, उसके अनुरूप पर सीटों पर चर्चा होती है, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होती है। और अब उस स्क्रिप्ट और चर्चा के अनुरूप सीईसी में नाम भेजे गए हैं और वहां से, चूंकि सीईसी में स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बैठती बल्कि अध्यक्ष बैठते हैं, सदन के नेता या विधायक दल के नेता जो कि मुख्यमंत्री वे बैठते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं और प्रभारी होते हैं। यानी कि 4 लोगों के बीच में जो कुछ तय होगा या जो एकजुटता ये दिखाएंगे किसी नाम पर, उस नाम का सामने आना उम्मीदवार के रूप में तय हो जाएगा। यानी कि सब कुछ राजस्थान में स्क्रिप्ट के अनुसार चलने वाला है। यह आगे आने वाली अन्य सूचियों में भी नजर आ जाएगा। दूसरी ओर राजस्थान में गठबंधन की जहां तक बात थी, उसकी संभावनाएं लगभग लगभग समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अब माकपा ने भी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा गठबंधन का साथी हो सकता था, उसकी संभावनाएं राजस्थान में समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ एक सीट ऐसी है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गठबंधन में जाए, वह सीट है भरतपुर, क्योंकि उनके नजदीकी डॉक्टर सुभाष गर्ग आरएलडी से अभी वहां से विधायक बनकर मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में सुभाष गर्ग फिर चाहते हैं कि वे उसी दल से लड़े ताकि उन्हें उस दल का सहयोग या जो जाति विशेष का वोट है वह मिले और वे फिर से विधायक बनने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अभी देखना है कि क्या वास्तव में गठबंधन की कोई तस्वीर उभरती है। वहीं जयपुर में एक मंत्री, जयपुर जिले के लालचंद कटारिया ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पहले कहा जा रहा था कि वे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वे आमेर से लड़ेंगे, वे फुलेरा से लड़ेंगे या फिर झोटवाड़ा में जिस तरह से उनकी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा में विरोधाभास हो रहा है तो वे वापस झोटवाड़ा से लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे ना तो खुद चुनाव लड़ेंगे, ना परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसके पीछे कहानी दूसरी बताई जा रही है कि यहाँ झोटवाड़ा में भले ही लालचंद कटारिया नहीं लड़े, लेकिन उनकी चाहत का कोई उम्मीदवार सामने आएगा और हो सकता है कि वह उनके वर्ग से नहीं हो और उस एक सीट के बदले में 2 सीटों पर 2 लोगों का शिकार करने का फैसला कोई ना कोई आंतरिक तौर पर हो गया हो। हालांकि अभी तस्वीर तब सामने आएगी जब उम्मीदवारों की तमाम सूचियां आ जाएंगी, उनमें यह नाम भी शामिल होगा झोटवाड़ा विधानसभा का, तो बहुत सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हेमाराम चौधरी के बाद में, गुरमीत सिंह कुन्नर के बाद में, दीपेंद्र सिंह शेखावत के बाद में, भरत सिंह कुंदनपुर के बाद में अब लालचंद कटारिया वे हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। 4 लोगों का तो कारण यह था कि वे बुजुर्ग हैं या बीमार हैं इस वजह से, लेकिन लालचंद कटारिया, आपको याद होगा कि जब लोकसभा में भी जीते थे और मंत्री बने थे केंद्र में, उसके बाद अगले चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि मोदी लहर आ गई थी और वे जीते हुए लोकसभा सांसद के रूप में लोकसभा से हट गए थे। उनकी जगह सीपी जोशी ने जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा था। अब ठीक वैसी ही तस्वीर उभरी है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, यानी कि वे जीते हुए विधायक के तौर पर भी अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यानी कि इस सीट के जरिए कहीं ना कहीं कुछ और शिकार किए जाने की तैयारी है। फिलहाल इंतजार कांग्रेस की सूची का है जो आज रात तक आनी है, उसके बाद बहुत सी तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन एक तस्वीर जो अब तक पता चल रहा है कि कांग्रेस किसी भी नेता के पुत्र को, जो कि मौजूदा विधायक है, पुत्री को टिकट नहीं देने वाली, इस तरह की खबरें पुख्ता तौर पर आ रही है। और यही कारण है कि अब श्री माधोपुर से खुद दीपेंद्र सिंह शेखावत को ही चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर वे नहीं लड़ते हैं तो फिर उनके पुत्र के स्थान पर किसी और को टिकट दिया जा सकता है। वहीं
शांति धारीवाल का मामला जो उलझा हुआ है, वहां अंत में जाकर यदि फैसला हुआ तो खुद शांति धारीवाल को चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वे अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यह नियम की ढील अगर एक जगह दी गई तो फिर बाकी जगह भी देनी पड़ेगी। ऐसे में यह बात भी मोटे तौर पर तय हो चुकी है कि किसी भी नेता जो वर्तमान में विधायक है, उनके परिवारजनों को चुनाव नहीं लड़ाकर नेता को स्वयं को चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में आज रात तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि आज सीईसी की बैठक होनी है और उस बैठक के बाद में उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होना है। उस फैसले के बाद तस्वीर बहुत सारी जगह पर क्लियर होने वाली है।